वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का वो पड़ाव जब आप सभी को इंतज़ार होता है आपके सवालों के जवाब का, और मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और साथ ही पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक भी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। इनका सवाल मेरे ख्याल से पंकज जी के पास होगा। नमस्कार हरीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। कैसे हैं सर? हाँ, बढ़िया बढ़िया मैम। क्या प्लानिंग की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की? अब लाइफ की मैं पेंशनेबल हूँ, अच्छी खासी पेंशन मिलती है जी। तो उसमें से 50% अपना जो है वो इन्वेस्ट कर देता हूँ और बाकी से खर्च चल जाता है। अच्छा, जो एक लंप सम जो पैसा मिला था, हाँ हाँ, वो सब जो है उसमें जो रिटायरल बेनिफिट वो है स्कीम, जैसे SCT सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दिया और फिक्स कर दिया, बिल्कुल। तो उससे भी कुछ पैसा मिल जाता है। आपकी आवाज़ में जो उत्साह है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी चिंता नहीं महसूस हो रही है आपकी आवाज़ में, तो यानी जिंदगी अच्छी कट रही है। बढ़िया है। फंड्स हैं मेरे सामने आपके जिसमें आपने पैसे डाले हुए हैं सर, काफ़ी सारे हैं, और मेरे ख्याल से आपने काफ़ी समय से जो है इनमें SIP की शुरुआत कर रखी मैं है। 2010 से छोटा छोटा 1000 2000 इस तरह करते करते ग्रेजुअली बढ़ाता रहा। अच्छा, 2010 से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में कैसे आया, किसने बताया आपको? शुरू में तो ऐसे ही, जैसे जो है वो अखबार में पढ़ा कि जो 2008 का जो मंदी आया था तो उसमें बड़ी दिक्कतें आई थी, और उस समय HDFC और DSP टॉप 100 ने गिरने से बहुत बचाया था और इतने इतने % हुआ, तो वही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट उसी में था जी। वहीं से शुरू करते हुए फिर एक वो एजेंट थे वो अपना बताते रहे कि इसमें कर दीजिए, वो भी कोई प्रतिशत नहीं थे। फिर धीरे धीरे जो वो आ गया था उसमें जब डायरेक्ट आया तो वो सब सीज कर दिया और डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मानना पड़ेगा 1 दशक से ज़्यादा आपने अपनी निवेश प्रक्रिया को जो है वो जारी रखा है, और सराहनीय है अपने आप में ये बात। म्यूचुअल फंड के जरिए ही सही, लेकिन आपने बाजार पर भरोसा दिखाया, और देखिए फलस्वरूप आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा ज़रूर बन गया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम आर्थिक लक्ष्य जो हैं वो पूरे हुए हैं। पंकज जी, आपके पास आती हूँ मैं, बताइए क्या सलाह होगी हरीश जी के लिए? बिल्कुल हरीश जी, एक तो आपने कहा कि आपको अच्छी खासी पेंशन मिलती है तो सुन के अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आपने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है इतने ईयर्स में कंटिन्यूसली डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और साथ ही क्योंकि आप लंबे समय से निवेश कर रहे हैं तो ठीक है, स्मॉल कैप फंड में आपने पैसा भी बनाया, बट अब मेरा सुझाव ये है कि यदि आप स्मॉल कैप फंड से निकल जाएं तो बेहतर होगा। हालांकि आपने कहा कि आपको रिडेम्पशन की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी क्योंकि दूसरे जो फंड्स हैं उनका एलोकेशन भी स्मॉल कैप में है, और आपने डायरेक्टली भी स्मॉल कैप में कई फंड्स चुने हुए हैं, तो सलाह ये होगी कि यदि स्मॉल कैप फंड से आप निकल जाएं तो वो बेहतर होगा। उसके बजाय आपके पोर्टफोलियो में जो दूसरी हाइब्रिड स्कीम्स हैं या लार्ज कैप स्कीम्स हैं उनमें पैसों को बढ़ा दें तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इनमें से मैं कहूंगा कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए। और साथ ही पोर्टफोलियो छोटा करना हो तो उस हिसाब से, क्योंकि आपके पास मिड कैप में भी कई फंड्स हैं, तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को भी आप यदि यहाँ पर कैंसिल कर दें SIP तो शायद अच्छा रहेगा, थोड़ा पोर्टफोलियो आपका कॉन्संट्रेट हो जाएगा। तो वो एक सलाह है। दूसरी बात, साथ ही आपके पास में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर फंड कम करने हो तो उस हिसाब से इनको भी आप कम कर सकते हैं, फिर भी आपके पास काफी फंड बचेंगे। और ये जो पैसा है इसको आप, जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां पे ऑलरेडी आपने लमसम में निवेश किया हुआ है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। थोड़ा सा पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आएगी, और साथ ही पोर्टफोलियो में आपकी स्कीम्स जो हैं वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। साथ ही आपके पास 2 लिक्विड फंड्स भी हैं जिनमें आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यदि आपको किसी पर्पज के लिए आपने पैसा पार्क किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि यदि आपके पास समय है, जैसा आप कह रहे हैं कि रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है, पेंशन आती है, तो उसको भी आप यदि इक्विटी सेविंग्स फंड, एक कैटेगरी है जहां पर थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है,
बाकी आर्बिट्राज में और डेट में होता है। तो आप उन फंड्स में कर सकते हैं, या फिर उसको भी यदि आप किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी कर सकते हैं। लेकिन या फिर डेट में भी करना है यदि आपको, तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो कैटेगरी होती है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड है, इस तरह के फंड में, या कोटक बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म है, इस तरह के फंड में किया जा सकता है। तो थोड़े से बदलाव करने चाहिए, क्योंकि पैसा आपने अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन पोर्टफोलियो को संतुलित बनाने की जरूरत है। हरीश जी, कोई सवाल आपको और पूछना है पंकज जी से? ना है, और बल्कि मैं बड़ी अच्छी बात ये लगी कि मठपाल जी से ही मैं पूछना चाहता था और वो आज आ गए। चलिए, अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, समय थैंक- निकाला थैंक- आपने, धन्यवाद। तेजिंदर सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, पंजाब अमृतसर से। बहुत बढ़िया। आपके गोल्स जो मैं देख सकती हूँ, 20 लाख 10 साल में और 50 लाख आपको चाहिए 20 साल में। जी मैम, बिल्कुल। कोई खास फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ ये आपका निवेश पोर्टफोलियो है? जी मैम, मेरा जो फर्स्ट गोल है वो मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए है, जो कि पहले से मैंने थोड़ा वेल्थ इकट्ठा किया हुआ है। पीपीएफ में मैंने इकट्ठा किया हुआ है 15 से 20 लाख रुपया। पीपीएफ में? तो ओके। जी मैम, और मुझे 15 से 20 लाख इसलिए चाहिए कि ताकि मेरे जो बच्चे की एजुकेशन है वो 10 साल बाद आने वाली है, हायर एजुकेशन। तो उसके लिए मेरे को फर्स्ट गोल है 20 लाख चाहिए। उसके लिए मैं एचडीएफसी इंडेक्स और एसबीआई लार्ज कैप, इन दोनों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये लार्ज कैप और स्टेबिलिटी भी मेरे को मिले। और दूसरा मैम, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन स्मॉल कैप, इनमें मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 20 या 25 साल। और ये एसबीआई लार्ज और मिड कैप के लिए आपने कोई लक्ष्य नहीं जोड़ा है? ये मैम इसको और एचडीएफसी इंडेक्स को, दोनों को मैंने जोड़ा है, जो अभी 10 साल बाद मेरा गोल है। क्योंकि ये ज्यादा लंबा गोल है, इसलिए मैंने ये सेफ फंड थोड़ा यूज किया अपनी तरफ से। तो ये जितना भी आपने कॉर्पस आका हुआ है 20 लाख का, ये पर्याप्त होगा ना? अगर आप विदेश भी भेजना चाहते हैं तो आपने इसका पूरा गणित किया हुआ है, आकलन किया हुआ है? जी मैम, मुझे करीबन 40 से 45 लाख रुपए चाहिए, और मुझे 20 लाख मेरे पास हैं, तो मुझे 20 लाख और चाहिए। वैसे ये पीपीएफ जैसे निवेश के विकल्प है, अच्छा है आपने एक लक्ष्य से इसको बांध दिया है, बट अमूमन इस तरह के निवेश के विकल्प को अगर कोई रिटायरमेंट के लिए रखे तो बेहतर होता है। साथ ही मुझे आपसे ये समझना है कि अभी आप 1-1 हज़ार रुपए के एसआईपी कर रहे हैं, क्या किसी सूरत में आप निवेश को बढ़ा पाएंगे? जी मैम, मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं किस फंड में अपने निवेश को बढ़ाऊं, ताकि मैं थोड़ा और वेल्थ क्रिएट कर पाऊं। कितना बढ़ा पाएंगे? 4000 कर रहा हूँ। जी मैम, इसको मैं 10,000 कर लूंगा। जैसे 4000 अभी एसआईपी घट रही है, तो इसको 10,000 तक ले पाऊंगा। तो 6,000 रुपए आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी मैम, ठीक है। इसके अलावा कोई आपकी फिक्स डिपॉजिट कुछ मैच्योर हो रहा है? कोई आपकी एलआईसी जो जिसका टेन्योर खत्म हो रहा होगा? जी मैम, वैसे मैं आर्मड फोर्सेस से हूँ, आर्मी में हूँ मैम। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने सेव करके रखा है, 15 से 20 लाख रुपए सेव करके रखा है पहले से। ठीक है ठीक है। जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है उसमें भी। अच्छा। और इसके अलावा एक एलआईसी पॉलिसी है मेरे पास, जो कि मैच्योर होने वाली है 5 साल बाद, और उसका सम एश्योर्ड कितना? करीबन मेरे को 8 से 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, चलिए। एक मेरा क्वेश्चन और है इसके अलावा कि एक्सिस स्मॉल कैप में अगर मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, या क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं? स्मॉल कैप तो है ना निपॉन का, ये भी अच्छा है। जी मैम, जी मैम, वही पूछना चाहता हूं कि अगर मैं और लेना चाहूं तो ले सकता हूं या नहीं। चलिए ठीक है। विश्वजीत जी, फिलहाल इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए? फिलहाल तो निवेश कम है, वो इनको बढ़ाना होगा। वो कह रहे हैं 6,000 रुपये से, और एसआईपी जो है अपनी वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब जो पहला लक्ष्य है लगभग 40-45 लाख का, उसमें से आधी राशि ये कह रहे हैं कि वो पीपीएफ से निकाल सकते हैं। आर्म फोर्सेस से हैं तो पेंशन मेरे ख्याल से वो टेकन केयर ऑफ है उनके रिटायरमेंट के लिहाज से। लेकिन अब फंड्स आप बताइए, और आगे की रणनीति क्या हो? 5 साल में इनकी एक एलआईसी की पॉलिसी भी मैच्योर हो रही, जो आपने सुना होगा, 8 से 10 लाख रुपए जो हैं इनको मिल पाएंगे उससे। तो कविता जी, सबसे पहले तो इन्होंने अपने गोल्स का आकलन किया हुआ है और पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। इन्फ्लेशन को मेरे को लगता है कंसिडर किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है,
स्मॉल कैप भी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका जो गोल है, जो 10 साल में इन्होंने रखा है 20 लाख के लिए, तो वो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म है और एग्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से उनको एसआईपी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। करीब-करीब ₹9,000 की एसआईपी अगर ये हर महीना करते हैं, तो ये अपने 20 लाख के गोल पे पहुँच जाएँगे। और जो 50 लाख का गोल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अभी समय है 15 साल का, तो करीब ₹5,500 की एसआईपी उसके लिए अलग से जोड़नी पड़ेगी। तो ये 15 साल बाद जो है अपना 50 लाख का गोल भी अचीव कर पाएँगे। और जो इनका पोर्टफोलियो है, जहाँ पे ये बढ़ाना चाहते हैं अपना निवेश, पहले तो ये 4 फंड ही काफ़ी हैं, क्योंकि अभी केवल 1-1 हज़ार की एसआईपी कर रहे हैं, तो इसी में ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन आगे चल के ये कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, और एक आधा स्मॉल कैप फंड लेना भी चाहें, तो आगे चल के ले सकते हैं। अभी ये पर्याप्त है, इसी में ही बने रहें और इसी में ही बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ऐड करें। ₹10,000 तक भी अब ये 4 फंड्स में निवेश करेंगे, ढाई-ढाई हज़ार रुपए भी, तो भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसी पोर्टफोलियो में बने रहें और इसी में निवेश बढ़ाएँ, और जो गोल है उसके लिए एसआईपी थोड़ी-सी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी ये उस गोल के करीब पहुँच पाएँ। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सिंह साहब, कोई सवाल? मैम एक सवाल मेरा और है, जैसे मेरा बेटा अभी छोटा है, वो 9 से 10 साल की एज में है, तो मैं उसके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, जिससे मैं कंपाउंडिंग हासिल कर पाऊँ। तो मुझे कोई प्लान सुझाइए जिसमें मैं बच्चे के नाम से 18 साल की एज तक उसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ। उसके बाद जब वो मेजर हो जाएगा तो उसको मैं मेजर भी कर दूंगा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, 25 से 30 साल या 35 साल तक भी। विश्वजीत जी, अलग से प्लान लेना या किसी फंड को वो बांध सकते हैं इस लक्ष्य से? जी, बिल्कुल कविता जी, मैं भी यही सुझाव दूँगा कि जो फंड आप ले रहे हैं सर, इसमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा-पूरा लाभ मिलेगा, और लंबे समय तक अगर बने रहेंगे तो ये भी एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। अगर केवल नाम के लिए जोड़ना है तो एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड कंसीडर कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल में ये फंड भी बहुत अच्छे हैं, इसमें भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पूरी मिलेगी, और अगर एक एसआईपी आप उस गोल से लिंक कर लें, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये इस गोल के लिए है, तो आपको ईज़ी हो जाएगा मैनेज करना। तो मेरे ख्याल में इन दोनों में से चुनाव कर सकते हैं, और मैंने जो फंड बताया था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, उसका भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सिंह साहब। आगे बढ़ेंगे और सिमरन सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। हाय कविता। हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और वैसे तो आपका सवाल काफ़ी डिटेल्ड है। आपने अपना कॉर्पस लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। 10 साल से आप निवेश कर रही हैं। फिक्स डिपॉजिट आपके पास 2.5 करोड़ हैं। फंड्स के नाम भी आपने दे दिए हैं। फंड मिक्स को लेके कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप क्लियरली? हाँ जी, फंड मिक्स को लेके ही सवाल था। ये जो मैंने आपको फंड्स दिए हैं, इनमें इनिशियली एसआईपी थी और फिर एसआईपी बंद हो के अब ये लमसम इन्वेस्टमेंट ही किया था लास्ट ईयर। तो माय क्वेश्चन इज अराउंड रिव्यू ऑफ फंड्स, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि मुझे एसआईपी शुरू करनी है अब, तो ऑब्वियसली वो इन्हीं फंड्स में से करना चाहूंगी। सो डू आई नीड टू change the funds or overall, because I've seen the performance overall they've been performing okay except जो एक्सेस वाला है उसमें पीछे कुछ इश्यूज थे। तो वही पूछना है कि काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ माय फंड्स, दैट वाज माय आस्क। ठीक है। और आप किसी भी तरह के लक्ष्य से नहीं बांध रही हैं इस पोर्टफोलियो को, है ना? नहीं नहीं, मेरा बिकॉज ऑलरेडी आई एम बाय माई सेल्फ, कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो कॉर्पस काइंड ऑफ जनरेट हो गया है। ये सिर्फ वेल्थ जनरेशन और ऐसा कुछ गोल नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया सिमरन, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। और पंकज जी, आपके पास आऊंगी। काफ़ी क्लैरिटी है सिमरन को अपने लक्ष्यों को लेकर और निवेश रणनीति को लेकर। 1 दशक से ये निवेश कर रही हैं, भरोसा भी जताया है इन्होंने। फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसे बहुत कम निवेशक होते हैं जो कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हताश नहीं होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स अपनी बरकरार रखते हैं। अब एक तो फंड्स का सिलेक्शन बताइए, और अगर SIP शुरू करनी हो तो किन फंड्स में कर सकती हैं? क्योंकि लंबे समय से निवेश किया हुआ है तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न्स भी बना है, लेकिन समय के साथ जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए और जरूरत पड़े तो कुछ बदलाव करने चाहिए। तो यहाँ पर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पास में है, उसे यदि आप रिप्लेस कर दें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड से तो बेहतर रहेगा। और ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और अच्छा फंड है। हालांकि एक्सिस के कुछ फंड्स में पिछले हमने देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए और अब परफॉर्मेंस काफी सुधर रही है। और आप लंबे समय के निवेशक हैं तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बट ये जो बदलाव मैंने कहा है कि फ्लेक्सी कैप से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में, वो आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपके पास एक इंडेक्स फंड है
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये एक मिड कैप इंडेक्स फंड है। और यदि हम लार्ज कैप में बात करें तो अधिकतर इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले बेहतर रहा है। लेकिन यदि मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर एक्टिवली मैनेज फंड बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, रिस्क कम हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो इस हिसाब से, और दूसरी बात जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी मैं कहूंगा कि यदि इसको आप रिप्लेस कर दें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड से तो बेहतर होगा। तो दो फंड में मैंने आपको बदलाव की एक राय दी है। और साथ ही आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, इसमें आप बने रहें। अब जो एसआईपी की बात है तो मैं कहूंगा कि आप जो नए फंड बन जाएंगे आपके पास 3 एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इन तीनों फंड में आप एसआईपी शुरू करें। तो इस तरह से बदलाव होगा। और हालांकि आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास अच्छा खासा पैसा बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि एफडी में आपके पास 2.5 करोड़ रुपए हैं ऑलरेडी, और आप साथ में 1 लाख की एसआईपी की बात कर रही हैं पर मंथ की, और 1.60 करोड़ आपके पास ऑलरेडी इकट्ठा है। तो मैंने कैलकुलेशन की थी इसके लिए, तो यदि एफडी को हम 6% से भी बढ़ाते हैं तो करीब करीब आपके पास में 60 ईयर्स की एज पर, यानी कि 19 ईयर्स के बाद लगभग 21.50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और इसी तरह से यदि हम देखें कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो विद दिस, तो वो भी करीब करीब 22 करोड़ का हो सकता है। तो आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग की हुई है और टाइम है आपके पास में, तो ऑल द बेस्ट टू यू। राइट, सिमरन कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप पंकज जी से? बस हाँ सर, आपने ये मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में आपने कुछ बोला नहीं, तो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू करूं, बट एसआईपी के लिए जो आपने 3 फंड्स बोले हैं सिर्फ उनको रखूं, राइट? जी बिल्कुल, जो 3 फंड बोले हैं उसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मिल जाता है। और ये जो आपके पास मेरे एसेट है उसको कंटिन्यू कर सकती है आप। ऑल द बेस्ट। और चलिए हम भी शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक कर लेते हैं अब सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का आज? जी कविता जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में बहुत डिले करते हैं। या तो उनको कभी नॉलेज नहीं होती है, या इग्नोरेंस होता है, या कई बार वो देखते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसमें चुनाव कैसे करें, और इस वजह से वो अपने गोल्स को, जो चाहे वो रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप कभी अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को डिले ना करें। आप ऐसे प्रोग्राम्स देखते रहें, इंटरनेट पे भी बहुत सारी नॉलेज है, या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेकर भी आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो बिल्कुल डिले ना करें और किसी भी मार्केट कंडीशन का वेट ना करें, तभी आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी और आसानी से अचीव कर पाएं। ऑलराइट, पंकज जी। बिल्कुल, विश्वजीत ने कहा कि अपने गोल को डिले ना करें, जितनी जल्दी हो शुरुआत कर दें। मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा कि आप यदि अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल से डिले करते हैं तो आपकी कॉस्ट डबल हो जाती है। यानी कि यदि आपको 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हो और उसके लिए आपको एग्जाम्पल 12% पे करीब 10,000 रुपये महीना निवेश करना होगा, लेकिन यदि 5 साल डिले कर दें तो 10 की बजाय फिर 20 करना होगा, और 5 साल डिले करेंगे तो 40,000 रुपये पर महीना करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टार्ट अर्ली, सेव रेगुलरली और डिसिप्लिन मेंटेन करें, ताकि आपका जो भी बड़े से बड़ा गोल भी हो वो आसानी से अचीव हो सके। चलिए, तो ये हमारे आज के दोनों मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र, और इसी के साथ विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।